नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मनोज पांडे और सूरज ठाकुर इस लाइव में जुड़े हैं। आज इस लाइव में हम लोग कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन मुद्दों पर खास करके आज दिन भर जो मुद्दे जो है चर्चा में रहे। सबसे पहले बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में आज 2-3 बड़ा अपडेट सामने आया। एक तो ये कि ईडी ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया है, रांची पुलिस से कागजात भी ले लिए हैं। दूसरा, शाम तक बड़ा अपडेट ये आया, विधानसभा में कल सुदेश महतो ने जिस तरह से सवाल उठाया था, उसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ये कहा था कि वो इस मामले की जांच करेंगे। तब आज इस मामले में एसआईटी गठन कर दिया गया है। और तीसरी तरफ वैसे छात्र तमाम नेताओं से जाकर मुलाकात कर रहे हैं जिन पर मामला दर्ज हुआ है और पुलिस उन्हें खोज रही है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये रही कि आज ईडी कार्यालय में दिन भर पूछताछ जारी रही। भानु प्रताप प्रसाद से पूछताछ हुई, विनोद सिंह से पूछताछ हुई और साथ ही एक अमीन से भी पूछताछ हुई। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार हेमंत सोरेन को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हुई है। विस्तृत रूप से इस पर जो है अपने सहयोगी सूरज ठाकुर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो इन दिनों झारखंड में है अपने न्याय यात्रा के दौरान, वो खूंटी से उनका जो यात्रा है आज शुरू हुआ। खूंटी से होते हुए गुमला, सिमडेगा से होते हुए वे फिलहाल उड़ीसा की तरफ चले गए हैं। गुमला में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किन सवालों का उनको सामना करना पड़ा, ये बात करेंगे। मनोज पांडे इस पर हमारे सहयोगी बताएंगे आपको। इसके अलावा झारखंड विधानसभा में आज क्या कुछ हुआ, कैसे शब्दों की मर्यादा गिरी और दूसरी तरफ कैसे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए विधायक जो हैं वो ललायित हैं, इन्हीं मसलों पर आज बातचीत करेंगे। तो शुरुआत सूरज से ही करते हैं। सूरज, सीजीएल को लेकर ये खबर अखबारों में आई कि ईडी ने जो मामला दर्ज हुआ है उससे कागजात मांगे हैं पुलिस से ईडी। तो क्या ईडी जांच की खबर निकलने के बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अब एसआईटी इस मामले की जांच करेगी और संजीव वेसरा जो सदर एसडीपीओ हैं, डीएसपी हैं, उनके नेतृत्व में ये जांच टीम बैठाया गया। पहले तो क्या ईडी क्या कुछ कही है रांची पुलिस से, और दूसरा कि इस एसआईटी में क्या कुछ खास है? देखिए, ईडी की जांच जो है वो जाहिर सी बात है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करते हैं। एफआईआर दर्ज हुई थी और अभ्यर्थी हैं जो लगातार वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे 31 जनवरी से ही जब आंदोलन चल रहा था। एफआईआर दर्ज हुई थी, अब उसे टेक ओवर करते हुए ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया है। ये वजह इसलिए है क्योंकि कई अभ्यर्थी, जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो अभ्यर्थी बार बार ये बात दोहरा रहे थे कि उनको इस परीक्षा में नियुक्ति उनकी हो जाए, उनका परीक्षा क्लियर हो जाए, इसके लिए उन्हें भारी रकम का मतलब मांगे गए थे और उनको लालच दिया गया था कि आपको परीक्षा में सेटिंग की। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई थी कि अभ्यर्थियों को गया या पटना ले जाकर बाकायदा आंसर सीट रटवाए गए हैं और बहुत सारे लोगों ने उस ऑफर को स्वीकार भी किया, पैसे दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब अगर पैसे इतनी मात्रा में दिए गए हैं और उसके जरिए अवैध ढंग से कमाई की जा रही है नौकरियों को बेचने के एवज में, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, क्योंकि एक बड़ी रकम की बात कही जा रही है। तो ये एक बात थी और निश्चित तौर पर इससे जब ईडी ने इसको टेक ओवर किया और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की बात आई तो इससे प्रेशर बनता है। प्रेशर इस लिहाज से नहीं कि किसी तरह का डर या आशंका होगी सरकार को, प्रेशर इस लिहाज से कि छात्रों का जो आंदोलन है, आक्रोश है, उसको लेकर सरकार किस तरह से उस चीज़ को फिलहाल कम से कम डैमेज कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि 31 जनवरी का आंदोलन आप देखिए, जो नामकुम जेएसएससी कार्यालय के बाहर हुआ, वो बहुत उग्र आंदोलन था और छात्रों में भारी नाराजगी थी। और कल जब विधानसभा में ये मामला उठा, सुप्रीमो सुदेश महतो ने मामला उठाया और तभी मुख्यमंत्री ने ये कह दिया था कि मामले की हम जांच कराएंगे, एसआईटी गठित करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस प्रॉमिस को, और चंपई सोरेन जिस तरह से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति मेरी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, हम हेमंत सोरेन ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, हम उसको आगे मामले में पार्ट 2 बनेंगे। तो उस लिहाज से भी ये किया। तो इसमें उन्होंने जो रांची सदर डीएसपी हैं संजीव कुमार बेसरा, और उसमें 4 एसआई शामिल हैं उस एसआईटी में, सहित अन्य कई पुलिसकर्मी, जो अधिसूचना आई है सामने उसमें कहा गया कि इसमें अन्य पुलिसकर्मियों को लेकर एक कमेटी गठित की गई है। उनसे ये कहा गया है कि आप मामले की गहन जांच करें, दोषियों की पहचान करें
और उनको सामने लाएं, पूरे मामले का खुलासा करें, पटाक्षेप करें कि ये गड़बड़ी क्यों और किस स्तर पर हुई है और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो ये निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, हालांकि बात अभी वहां तक पहुंची नहीं है, लेकिन एक स्तर से नामकुम थाने में एफआईआर दर्ज हुआ था और उसके आधार पर ये चीज़ें, उसी आधार पर ये जांच आगे बढ़ेगी। तो ये एक बड़ा मामला है। और अब देखिए कि 28 को जब परीक्षा हुई उसके कुछ ही घंटों बाद पेपर लीक की बात सामने आ गई, आंसर के सामने आने की बात हो गई, तभी से अभ्यर्थी जांच की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि इसको रद्द कर दिया जाए। 31 जनवरी को जो आंदोलन हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि आंदोलन के दौरान ही ये आयोग की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिया गया था बाहर की 4 फरवरी वाली परीक्षा भी रद्द की जाती है और अब जांच की बात की जा रही है। तो 2 स्तरों पर जांच होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करेगी ईडी कि इसमें किस तरह की हेरफेर की गई है, क्या पहले भी ऐसा हुआ है, और अगर बात में सच्चाई है कि पैसे लेकर नौकरी का ऑफर दिया जा रहा था या सेटिंग का ऑफर दिया जा रहा था, तो किस स्तर पर कितनी कमाई की गई है। तो शायद ईडी का जांच का एंगल वो होगा। और एसआईटी जो जांच करेगी वो इस एंगल से जांच करेगी कि किस किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। तो इस लिहाज से तो बिल्कुल अभी तक जो इस मामले में निकल कर सामने आया है वो यही है कि गया में जो सेंटर बनाया गया था, मतलब जहां पर जो अभ्यर्थियों को सेट किया गया था या फिर जो अभ्यर्थी सेट किए थे कि उन्हें प्रश्न पत्र मिल जाए पैसे देकर, जो चर्चाएं हैं, जो बातें निकल कर सामने आ रही है, उस मामले में पुलिस जांच करेगी। इससे पहले भी जब जेईई का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो पुलिस ने इस मामले की जाँच की थी और एक व्यक्ति को पकड़ा भी था और उसमें जो है एजेंसी उसकी संलिप्तता भी पाई थी, बाकायदा जेएसएससी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया था। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है, जैसे जेएसएससी की परीक्षा हुई और उसके बाद छात्र आंदोलन करने लगे सड़क पर, उसके बाद अब जिस तरह से ईडी इसमें आ चुकी है और जिस तरह से सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, अब कहा जा सकता है कि छात्र अगर परीक्षा में धांधली या कोई गलत के खिलाफ बोलेंगे तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि अब देखिए कि छात्र लगातार बोलते रहे और उसके बाद अंजाम ये हुआ कि ईडी तक ने दस्तक दे दिया और दूसरी तरफ सरकार ने एसआईटी भी बना दिया। इससे पहले यही होता रहा था कि परीक्षा में चाहे कुछ भी धांधली हो, स्टूडेंट सड़क पर आंदोलन करते रहे और परीक्षा का रिजल्ट जो है प्रकाशित होते रहा, नियुक्तियां होते रही। लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। यही थोड़ा सा संतोष छात्रों के मन में है, लेकिन असंतोष इस बात को लेकर है कि जो छात्र इसी मांग को लेकर प्रोटेस्ट करते रहे उन पर मामला दर्ज हो गया। आज वही छात्र भागते फिर रहे हैं। कई छात्र जो है कई लोगों से मुलाकात की हैं, बाबूलाल मरांडी से मिले हैं, बीजेपी विधायक किशुन जी से मिले हैं और इसके अलावा माले के विधायक विनोद सिंह से भी मिले हैं। बाकायदा तस्वीर भी उन्होंने जारी की है। क्या ये बोल रहे हैं छात्र जो जा रहे हैं नेताओं के पास? देखिए, पहले ही एक खबर सामने आ गई थी कि जो उस दिन आंदोलन हुआ था उसमें जो जेएसएसयू झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के जो सदस्य हैं, उसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ महतो सहित करीब 15 छात्र ऐसे थे जिन पर नामजद एफआईआर हुआ था। इसके अलावा 4000 अज्ञात छात्रों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ था। तब इनका ये कहना है कि इन लोगों का ये तर्क है, ये लोग विनोद सिंह से मिले, जैसा कि आपने बताया, बाबूलाल मरांडी से मिले और अन्य बीजेपी विधायक हैं उनसे मिले और किशुन दास को मिले हैं। तो उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण था, नारेबाजी हो रही थी। उनका ये आरोप है कि माफिया और वो लोग आयोग को भी निशाने पर ले रहे हैं कि उनके प्लांट किए हुए असामाजिक तत्वों ने वहां पर तोड़फोड़ की, आंदोलन को भड़काया, ये उस सिचुएशन को भड़काया, वहां पर अशांति आई, लाठीचार्ज जैसी सिचुएशन पैदा हो गई और उस पूरी अशांति का लाभ लेते हुए जो आंदोलन छात्र बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसमें यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो माफिया, जो परीक्षा माफिया या प्रतियोगी परीक्षा या नौकरी माफिया जिसे कह लें, कि उनकी तरफ से जो देवेंद्र नाथ महतो हैं छात्र नेता, उनको धमकी दी जा रही है। उनका ये आरोप है कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है और वो अभी फिलहाल कहीं, मतलब शिक्षा माफिया की तरफ से, हाँ, शिक्षा माफिया की तरफ से धमकी दी जा रही है और उनको छुपना पड़ रहा है क्योंकि वो अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। तो इन लोगों का कहना है कि अगर इस तरह की सिचुएशंस होंगी, एक तो पहली मांग इन्होंने की है कि इस आवाज को बुलंद किया जाए, ये बात आगे सरकार के सामने रखी जाए कि जो 15 नामजद छात्र हैं देवेंद्र महतो सहित और जो 4000 अज्ञात छात्रों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उस मामले को वापस लिया जाए, यही मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये विधानसभा में मामला उठ गया, अब इस मामले की जांच भी होगी, उससे पहले जो मामला दर्ज छात्रों पर हुआ है वो मामला वापस हो जाए। आज राहुल गांधी की यात्रा खूंटी से शुरू हुई,
कल रात्रि विश्राम उन्होंने खूंटी में ही किया था और उसके बाद वो यात्रा लेकर निकले। इस पूरे यात्रा में, आज के दिन भर की यात्रा में, हमारे सहयोगी मनोज पांडे राहुल गांधी के साथ थे। मनोज जी, क्या देखे आज दिन भर आप? देखिए, वो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो समान तौर पे अलग अलग चौक पे लोग खड़े थे और उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे राहुल गांधी। और लेकिन एक चीज़ जो कमी आई कि वो कनेक्ट जो मोदी दिखा पाते हैं वो मुझे काफ़ी कमी लगी कि वो कनेक्ट नहीं था। मतलब कैसा कनेक्ट? पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर हाँ, जो मतलब एक झलक देख ले वो आपका हो जाए, उस टाइप का कनेक्ट मैं चाह रहा था। हालांकि बहुत लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। कई स्कूल के बच्चों को लाया गया था, आशा दीदी आई थी, सभी लोग थे और हर कोई जिस तरीके से एक यात्रा को ऑर्गेनाइज किया जाता है उसी तरीके का था। सुबह में जैसी बात आई कि हो सकता है राहुल गांधी जी बिरसा मुंडा के वंशजों से मिलेंगे, उलाहातू जाएंगे। हालांकि वैसा हुआ नहीं। उन्होंने अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की, फूल माला चढ़ाया और उसके बाद वो यात्रा पर निकल गए। गुमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था बसिया में, वहाँ पे भी कई अधिक संख्या में नेता थे। तो और वो जो लब्बो लबाब उनका यही था कि झारखंड आने का मकसद ये था कि इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा की गई थी उसमें झारखंड छूट गया था, तो लोगों ने कहा था, तो वो निकल गए हैं। वो वही कह रहे हैं कि जातिगत सर्वेक्षण कराना अनिवार्य है। उनकी सरकार आएगी, जो 50% का स्लैब है रिजर्वेशन का उसको वो बदलेंगे। इस तरीके की वो तमाम चीज़ें कह रहे थे। वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने कहा कि आज देश में 200 अगर कॉरपोरेट रख लें, 200 मीडिया हाउसेज रख लें या 200 जर्नलिस्टों को रख लें, मतलब जो भी किसी भी सेक्टर में जाएं, आपको ओबीसी समुदाय, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा समाज से आपको नहीं दिखेगा। तो मैंने यही सवाल किया कि वो आप हर जगह इस बात को कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, आपके जो तेलंगाना के सीएम है वो कह रहे हैं कि भाई बिहार झारखंड के लोगों के डीएनए में है लेबर बनना, छोटा काम करना, मतलब नाली साफ और बाथरूम साफ, इस टाइप का। हम बोले कि जब जाति पाति पे बात होगी और आप एक तरफ कहते हैं बीजेपी धर्म के आधार पे तोड़ रही है, तो आप भी तो जाति पाति के आधार पे तोड़ रहे हैं, तो दोनों ही तो तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। कहाँ भारत जुड़ रहा है? दोनों तो जो तोड़ रहे हैं। बस अंतर यही है कि हर कोई चाह रहा है कि टूटा हुआ बड़ा हिस्सा मेरे हिस्से में आए। तो उस सवाल का उन्होंने कहा कि नहीं, आप जवाब दीजिए कि मेरे सवाल में जवाब है कि नहीं। कौन से 200? आप अडानी हैं, अंबानी हैं, टाटा है, कौन बिरला है, कौन लोग हैं? क्या 200 में आते हैं? या ये तो उदाहरण देकर इनके हक की बात कर रहे हैं ना। हाँ, इनके हक की बात कर रहे हैं, पर सवाल तो यहाँ पे वही खड़ा होता है कि जब देश की आज़ादी हुई, जब उस समय पॉलिसी निर्माताओं ने पॉलिसी बनाई, तो ऐसी कौन सी चूक हो गई कि उन लोगों को अपलिफ्टमेंट नहीं मिला? और दूसरी बात वो कह रहे थे कि हाँ, एक मैं एडमिट करता हूँ कि हमसे गलती हुई, हमारी सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण कराया था, उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए था। तो ठीक है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी की कथनी में और झारखंड सरकार की करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी को उनका अधिकार मिलना चाहिए और झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रिपल टेस्ट करा लीजिए, झारखंड सरकार ने वहाँ क्या कहा? जहाँ आदिवासी, अगर वैसा ट्रिपल टेस्ट हो जाता तो पंचायत के 10,000 से अधिक सीट रिजर्व हो जाते ओबीसी के लिए, पर झारखंड सरकार ने कहा कराया, ये कहते हुए तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में कि अगर हम नहीं कराएंगे पंचायत का इलेक्शन तो मेरा पैसा रुक जाएगा। तो जब कथनी की बात आती है तो कुछ और, करने की बात आती है तो कुछ और, ये तो सवाल बनता है ना। दूसरी बात ये भी सवाल आपका बनता है कि देखिए, वो कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर डेवलप नहीं हुए, तो एंटरप्रेन्योर डेवलप नहीं हुए तो वो कौन सी पॉलिसियाँ, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है ना। कहाँ कमी रह जा रही है? रिजर्वेशन अगर किसी चीज़ का समस्या का समाधान है तो आज कम से कम वो जो बोल रहे हैं कि 90 लोग आईएएस मिलके इस देश को चला रहे हैं, उसमें मात्र 2 ओबीसी हैं, तो आरक्षण के आधार पे तो उनको भी मिलना चाहिए था। 50% होना चाहिए था। आरक्षण मूल समस्या का समाधान नहीं, समाधान कोई नहीं खोजना चाह रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि 2 तारीख से लेकर आज 6 तारीख हो गया, इतने दिनों तक लगातार राहुल गांधी झारखंड में रहे, अभी फिर से उड़ीसा से निकलकर वो पलामू से होते हुए बिहार में इंटर करेंगे, बिहार ही जाएंगे ना? हाँ, तो
ये जो इतने दिन तक रहे, इसका लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? कांग्रेस को और गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा इससे? देखिए, एक राष्ट्रीय लेवल का नेता, और जो मतलब कांग्रेस के लिए तो सर्वोपरि नेता है वो, और सोनिया गांधी, दो ही लोग वो का नाम ऐसा है जो कांग्रेस का हर कोई जानता है। तो नेता को, बड़े नेता को अपने बीच कार्यकर्ता देखकर उत्साहित तो होते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन जो नेता बात डिलीवर करते हैं उसके बाद कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बनता है कि उनकी बातों को जनता तक ले जाए और जनता के दिलों में वो घर कर जाए बात, तब वो वोटिंग होती है। मुझे आज ऐसा लगा कि कांग्रेस की ये अब समझ बन गई है कि ओबीसी समाज इन दिनों ज़्यादातर मोदी के साथ है, भाजपा के साथ है, इसलिए वो उसको टारगेट वो भी कर रहे हैं। भाई, आपको पॉलिसी मैटर पे राहुल गांधी जी का तो प्रशंसा इस बात की होनी चाहिए कि वो सवाल लेते हैं, भले ये काउंटर सवाल नहीं कि दिल्ली से निकलकर गुमला के बसिया में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके लिए उनको मतलब एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ले रहे हैं, हाँ, काउंटर सवाल नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आप विपक्ष में हैं इसलिए। मोदी भी सवाल लिया करते थे, घंटों घंटों हमने देखा है, 14 से पहले इंटरव्यू दिया करते थे नेशनल चैनल में। आज तो नहीं ले रहे हैं ना सवाल। इंटरव्यू तो अभी भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल वही आम वाले पूछे जाते हैं। हाँ, तो वो तो कोई रिपोर्टर नहीं ले रहा, वो कोई नेता ले रहा है इंटरव्यू, या कोई एक्टर ले रहा है। तो इस तरीके के आप सवाल लेना अपने में है कि हाँ भाई आप दिलेर हैं, लेकिन आपका जवाब, आपकी पॉलिसी वैसी नहीं है जो मुझे नहीं लगता कि लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर पाएगा, उनको वो मोड़ पाएगा। वो जो एक कनेक्ट होता है नेता में, वो जो एक कनेक्ट होता है मास लीडर में, उसकी कमी मुझे नहीं महसूस आप कुल मिला कह रहे हैं कि बहुत फायदा नहीं होने जा रहा है। हाँ, बहुत चेंजेस मुझे फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। हाँ, आप इमेजिन कीजिए, मैं दोनों को अगर सरकार स्थिर रहती, सभी मंत्री उनके साथ रहते, हेमंत सोरेन उनके साथ रहते, मुख्यमंत्री रहते, तब लगता है कि तस्वीर कुछ और रहती। हाँ, जाहिर सी बात है, भीड़ अधिक होती, साज सज्जा, इसका फायदा भी अधिक होता, मास के पास ज़्यादा कम्युनिकेट करता। लेकिन पूरी यात्रा में हेमंत सोरेन तो उनके साथ नहीं रह सकते थे। हाँ, उनके विधायक और मंत्री रांची में आए तो कम से कम रहते। रांची में जब जिस मंच पे थे, अब जो भी लोग राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं या जो भी लोग बता रहे हैं उनको ज़रूरी है कि वो जो कनेक्ट हो। जैसे मेरे तौर पे, आप अगर एक निष्पक्ष तौर पे मुझे देखिएगा तो जो कन्हैया कुमार हैं, वो उनके भाषणों में ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आता है, कनेक्ट ज़्यादा नज़र आता है, पब्लिक के उसको ज़्यादा कनेक्ट करती है, ग्रैब्स करती है। अब राहुल गांधी बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, बड़े ओहदे पर हैं, इस वजह से सिर्फ लोग कनेक्ट करें तो शायद वो कहना मुश्किल है। और फिलहाल, और मैं उनको देख रहा था और ये सोच रहा था, मतलब हेमंत जी का भी सभाओं को मैंने देखा है, मोदी के भी सभाओं को देखा है, लाल कृष्ण आडवाणी के भी सभा को भी देखा है मैंने, राजनाथ सिंह के भी सभाओं को देखा है। तो आप ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी सभा को मैंने देखा है। तो वो जब कनेक्ट और वो आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी पब्लिक, तो वो तो सवाल है। और ये सवाल, कई सवाल खड़े करके वो खुद चले गए हैं कि ओबीसी की बात कर रहे हैं। और झारखंड में ओबीसी का अधिकार क्या हुआ? बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ, वहाँ रिजर्वेशन बढ़ाया गया, झारखंड में डायरेक्ट रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया, अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ओबीसी को ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ, उसका बेनिफिट नहीं हुआ, उसके चलते आज भी आपका नगर निगम का चुनाव फंसा हुआ है, जबकि 3 सप्ताह का वक्त था, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला गया है। तो जो बात कहनी चाहिए, करनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 50% जिसकी देश में आबादी है उसको उसकी हिस्सेदारी, मतलब जनसंख्या के आधार पर अगर हिस्सेदारी दी जाएगी, तब तो फिर कानून में अल्पसंख्यक को जो मिलना चाहिए अधिकार, जो अल्पसंख्यक है उसको क्या मिलना चाहिए। अगर बहुसंख्यक की बात हो रही है कि जो बहुसंख्यक है, आप कह रहे हैं कि उसकी जनसंख्या के आधार पर उसको मैं, मतलब ओबीसी, हमारा कहना है कि ठीक है, आप अगर रिजर्वेशन बढ़ाने की बात करें कि हमारी सरकार आएगी, वो फिर साथ में कह रहे हैं कि हम ST SC के रिजर्वेशन को अनटच्ड छोड़े हुए रिजर्वेशन ले जाएंगे। एक कल्पना कर लीजिए कि ST SC OBC और EWS मिला के 100% आरक्षण कर दिया जाए, तो क्या ये समस्या का समाधान होगा? इतने साल से अगर आरक्षण है तो 50% भी लोग दिखने चाहिए ना।
अगर वो बता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं बने वहाँ रिजर्वेशन नहीं है, ये तो आइए खत्म नहीं होगा। आप सोचिएगा कि 60-70 साल में, ये हजारों साल से ये चली आ रही व्यवस्था में कैसे तुरंत बदलाव हो, इसके लिए तो समय लगेगा। नहीं, अगर आप बोल रहे हैं हम पॉलिसी से बदल देंगे तो बदल दीजिए ना, फिर बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। और यही वजह है कि देखिए आज कई स्टेट में जो पिछड़े तबके के से आने वाले लोग हैं वो मुख्यमंत्री के पद तक, राष्ट्रपति देखिए आज आदिवासी एक बनी हुई हैं। तो मुख्यमंत्री को रिजर्वेशन लेके हेमंत सोरेन थोड़ी बने थे, रिजर्वेशन सीट से वो जीतते हैं ना। हाँ, तो वैसे कई एक विधायक जीतते हैं, उनमें वो कैलिबर है, क्वालिटी को आप कंप्रोमाइज मत कीजिए रिजर्वेशन से। हेमंत सोरेन अपने नेताओं के लीडर बने, उसके बाद वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। वो आदिवासी हैं इस वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने, आदिवासी हैं इसलिए वो सिर्फ बरहेट सीट से लड़े, दुमका सीट से लड़े। तो वैसे कई उम्मीदवार थे, पर कैलिबर किसी एक में हो सकता है, कैलिबर 2 में हो सकता है, 100 में हो सकता है। उसी तरह तो चुनकर फिर धीरे धीरे लोग। तो अगर वो राहुल जी कह रहे हैं कि इतने वर्षों में ये नहीं हुआ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं दिख रहा है, ओबीसी का आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं दिख रहा है, एसटी एससी का क्यों नहीं दिख रहा है, पत्रकार नहीं दिख रहा है, तो भैया आरक्षण था ना फिर भी, तो क्या हुआ, इसका मतलब आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आप चाह रहे हैं कि उसका तुरंत बदलाव हो, ये नहीं हो सकता ना, तुरंत तो, वो तो बदलाव हो रहा है धीरे। तो वो फिर कैसे कह रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम जीएसटी में चेंजेस चाहते हैं, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि जीएसटी में किस तरीके के चेंजेस चाहते हैं। तो राहुल गांधी जो बात कह के गए हैं, वो कई सवाल झारखंड सरकार से खड़े करके गए हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ और, झारखंड सरकार कर रही है कुछ और। अगर आप मान लीजिए, ठीक है, हम उनको मान लिया, 50% वो दावा करे कि 50% से अधिक ओबीसी की रहती है। कांग्रेस में कितने इस पुराने मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी से थे मंत्री? एक दलित समाज का करे, दलित समाज का सुदेश जी बार बार कह रहे नहीं, क्योंकि भुक्ता जी तो एसटी हो गए थे। तो जब आपको करने की बारी आती है तब आप नहीं कर पाते हैं। और चुनाव, मैंने इसीलिए कहा, अगर कोई धर्म के नाम पे बांट रहा है तो दूसरा पक्ष जाति के नाम पर बांट रहा है, बांट हर कोई रहा है, बस वो चाह रहा है कि मेरे हिस्से बड़ा वाला आया। तो बिल्कुल आज दिन भर राहुल गांधी के साथ मनोज जी रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इन्होंने सवाल भी पूछा। उसके बाद राहुल गांधी से इनकी मुलाकात भी हुई, बात हुई, और ये बता रहे हैं। और जैसा कि कैप्शन में मैंने डाला है कि एक्शन में ईडी है, सरकार है, विपक्ष है, राहुल गांधी है। ऐसा इसलिए डाला क्योंकि हर तरफ से एक्शन देखने को मिला। एक एक्शन तो सुबह सुबह ये खबर अखबारों के जरिए पहुंची कि ईडी ने टेकअप कर लिया है ये पेपर लीक वाले मामले का। दूसरी तरफ लोकसभा से ये खबर आई कि पेपर लीक मामले को जो है वो विधेयक जो है लोकसभा से पास हो गया। अब तीसरी खबर ईडी से ये निकल के सामने आई शाम तक कि आज जो 2 फरवरी से ही हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए रिमांड पर ईडी ली हुई है। कल हालांकि उन्हें विधानसभा में शामिल होने का मौका दिया गया, चूँकि वोटिंग में कोर्ट के आदेश के बाद वो शामिल होने के लिए आए थे। आज दिन भर हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में ही रहे, वहीं पर उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के दौरान कई लोग पहुंचे जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़े मामले की अहम कड़ी हैं। इसी मामले पर जानेंगे सूरज, किन किन लोगों से पूछताछ हुई और क्या आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हो सकती है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। देखिए, 3 अहम लोग थे जिनसे आज पूछताछ होनी थी। उसमें तो बड़गाई के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक थे भानु प्रताप प्रसाद, उनको आज ईडी के अधिकारी सुबह पहुंचे और जेल से उनको, क्योंकि वो पहले से गिरफ्तार हैं, हाल में फिर से उनको अरेस्ट किया गया। हाँ, दोबारा गिरफ्तार किया गया, तो उनको आज ईडी के अधिकारी लेकर पहुंचे थे। 2 लोगों को समन करके दस्तावेजों के साथ बुलाया गया था। एक उनमें से विनोद सिंह है और दूसरे हैं जो बड़गाई अंचल में ही अमीन थे, प्राइवेट अमीन है, और उनका नाम ससेंद्र महतो है। तो उन दोनों को बुलाया गया था पूछताछ। विनोद सिंह वही हैं, दर्शक को बता दें कि पिछले दिनों जब हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार थे अभिषेक प्रसाद पिंटू के घर पर जिस दिन छापेमारी हुई थी, उस दिन विनोद सिंह के घर पर भी छापेमारी हुई थी और उनके यहाँ से कैश भी बरामद हुए थे और उसी समय सम्मन किया गया था। हाँ, उस समय से वो ईडी की रडार पर आ गए थे और उनसे पूछताछ होनी थी।
थी और फिर उनको कहा गया था कि आप दस्तावेजों के साथ आइए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कैश मिले थे, तो उस दिन उनके पास कुछ दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी मिले थे जिनसे लगा होगा कि ईडी को कि ये मामला वहाँ से जुड़ा हो सकता है। तो उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, अमीन को बुलाया गया था। तो उन दोनों से, जो अब हमारे पास आखिरी जानकारी थी उसके मुताबिक, उन दोनों से पूछताछ हो गई थी, खत्म हो गई थी। वो लोग ईडी दफ्तर से बाहर निकल गए थे। ये जानकारी सामने आएगी धीरे धीरे कि किस सिलसिले में और कितनी पूछताछ उनसे हुई है। और रही बात भानु प्रताप प्रसाद की, तो उनसे ये लगातार कहा जा रहा था कि उनको ईडी जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन का नाम ही इस मसले पर पहली बार आया था, वो भानु प्रताप प्रसाद के जरिए ही आया था। तो वो अहम कड़ी थे इस पूरे मामले में। तो आज उनको बिठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी थी, तो उनसे पूछताछ अब भी जारी है, वो बाहर नहीं आए हैं। तो ये 3 अहम लोग थे जिनसे आज ईडी ने पूछताछ की है और अगले 4 दिन तक भानु प्रताप प्रसाद से अभी अगले और 4 दिन तक पूछताछ होगी। हेमंत सोरेन की शायद पूछताछ कल खत्म हो जाए, क्योंकि 5 दिन का ही रिमांड था। हो सकता है कि रिमांड अवधि फिर से बढ़ाने की भी। हाँ, देखिए 2 तारीख को उनको 5 दिन की रिमांड पर पीएमएलए कोर्ट ने भेजा था और वो रिमांड अवधि जो है वो कल खत्म हो रही है। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि अगर एक दिन माइनस होगा, चूंकि विधानसभा में शामिल हुए थे। हाँ, एक दिन विधानसभा में शामिल हुए थे। तो अब क्या है कि ईडी जो है, अगर उनको लगेगा कि सवाल और भी बाकी हैं और भी बहुत कुछ जानना है, पूछताछ होनी है, तो वो पीएमएलए कोर्ट से और रिमांड की मांग करेंगे। और अगर नहीं तो फिर जैसा कि न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जाता है वो भेज दिया जाएगा। और भानु प्रताप प्रसाद को चूंकि आज ही रिमांड पर ईडी लेकर आई है अपने, और उनसे और 4 दिन तक अभी पूछताछ होने वाली। तो ये अहम जानकारी है इस केस से जुड़ी कि जिस तरह से तेजी से एक्शन और तेजी से पूछताछ चल रही है। इसी मामले से जुड़ा एक मामला है और वो इस खबर अभी लाइव में इसकी चर्चा करना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कल जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हेमंत सोरेन ने बाकायदा चैलेंज किया विधानसभा के अंदर कि हिम्मत है तो कोई विधानसभा के अंदर वो कागज ला के दिखा दे जिस 8 एकड़ ज़मीन की चर्चा हो रही है उसमें मेरा नाम हो। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो मैं झारखंड भी छोड़ दूंगा। तो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बाकायदा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सामने आए। उन्होंने कुछ सेकंड का एक वीडियो क्लिप जारी किया और ये बताने की कोशिश की कि यही सबूत है, ये हेमंत सोरेन को बताने के लिए कि यह ज़मीन उनकी थी। उस करीब 40-50 सेकंड की वीडियो में कोई संतोष मुंडा नाम का एक व्यक्ति हैं जो बता रहे हैं उस जो ज़मीन है जिसकी घेराबंदी की गई है कि ये हेमंत सोरेन की ज़मीन है, वो व्यक्ति बता रहा है। तो उसके आधार पर क्या ये साबित होगा कि वो हेमंत सोरेन की ज़मीन है या नहीं है, अपने सहयोगी मनोज जी से जानते हैं। आज जिस तरह से बाबूलाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, तो क्या जिस चैलेंज के साथ हेमंत सोरेन विधानसभा में बोले थे तो उसका जवाब सचमुच में दे पाए बाबूलाल मरांडी? ये जवाब नहीं था। अगर वो आदमी कह रहा है सिर्फ एक आदमी के कहने से बयान पे नहीं होगा, और ये ईडी न्यायालय में देगी जवाब कि ईडी के पास क्या साक्ष्य है कि वो ज़मीन उनकी है। हेमंत सोरेन जो फिलहाल कह रहे हैं, दरअसल सिर्फ उसी मामले में न्यायालय ने उनको पूछताछ के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो इतना सतही तो जानकारी नहीं है कि कोई खड़ा होकर कह दे ये अमुक ज़मीन उनकी है और वो मान लिया जाएगा और वो कोर्ट में सस्टेनेबल भी होगा। ये भी बोल रहे हैं कि नाम बदलकर या फिर दूसरे लोगों के नाम पर जो है ये ज़मीन लिया गया है और यही वजह है कि ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच करेगी। हाँ, वो अब एक बनता है मामला कि नाम किसी और का हो, इन्वेस्टमेंट किसी और का। हाँ, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का मनी ट्रेल देखा जाता है कि किसने आदमी खरीदा, वो उतना सक्षम है कि नहीं, वहाँ कौन ले रहा है, उस ज़मीन से जो उपज हो रही है उसका उपयोग कौन कर रहा है, या जिसने खरीदा उसका कोई इंटरेस्ट है कि नहीं उस ज़मीन पे, कभी वो गया कि नहीं। मान लीजिए कोई ज़मीन कोई खरीदेगा तो वहाँ जाएगा कि नहीं, बाउंड्री वॉल के दौरान किसने पेमेंट किया, तो ये अलग विषय है। लेकिन अगर सिर्फ कोई एक आम आदमी खड़ा होके कह दे कि हाँ ये अमुक ज़मीन है और मैं जानता हूँ ये हेमंत जी का है, तो ये कोई पर्याप्त स्वरूप मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई सबूत है और ना ही ये कोर्ट में सस्टेनेबल होगा। इसके अलावा ईडी के पास क्या सबूत है वो कोर्ट में उनको चैलेंज करने के लिए उनकी बात को, तो वो कोर्ट में जमा। आज बाबूलाल मरांडी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है, बाकायदा प्रेस रिलीज जो आया है उसमें भी लिखा है कि ईडी की टीम जब दिल्ली
में हेमंत सोरेन के आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी, तो पंजी 2 भी शायद उसका पेपर मिला है। जेएमएम अब ये सवाल खड़ा कर रहा है, सुप्रियो भट्टाचार्य एक चैनल में बयान देते हुए कहें कि अगर ईडी को वो दस्तावेज मिला, ईडी ऑफिशियली तौर पे ये जानकारी साझा नहीं की है, तो बाबूलाल मरांडी को कैसे पता चल गया? क्या ईडी और बाबूलाल मरांडी में कोई कनेक्शन है, या फिर प्रूफ हो जाता है कि सचमुच में बीजेपी ही ईडी को मॉनिटर कर रही है और अपने इशारे पर नचा रही है? देखिए, ये तो दोनों का बयान अपनी अपनी जगह पर सही बात उठा रहे हैं सुप्रियो, कि ईडी ने वहाँ जब्ती सूची बनाई जब कि क्या क्या मिला, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं किया आधिकारिक तौर पे। तो ऐसे कई लोग हैं नेता जो अपने आप में ट्वीट करते हैं या बयान जारी करते हैं। अब वही बता सकते हैं कि उनको वो जानकारी मिली तो वो पुख्ता है या फिर ये एक पॉलिटिकल बयान की तरह है, उसको उसी रूप में लेना चाहिए। लेकिन ये सवाल तो बनता है कि अगर ईडी किसी चीज़ को, लेकिन आप बताइए कई जगह जैसे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो कह ही रहे कि पिछले 2 सालों से झारखंड में खबरें सिर्फ सूत्रों मुखबिरों के हवाले से चल रही है। तो ये सूत्र क्या है बाबूलाल के पास, जो उन्होंने कहा कि रजिस्टर 2 का मिला है वहाँ पे कॉपी, तो वो तो उनको बताना होगा। लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, वो भी सही है। लेकिन हो सकता है, देखिए पॉलिटिकल बयान में आप देख रहे हैं निशिकांत दुबे सांसद, वो भी कई भविष्यवाणियां करते हैं और कई मतलब उनकी कहे तो सही हो जाती है। अब तो लगता है कि बीजेपी अपने में उलझ गई है, चूंकि निशिकांत दुबे के ट्वीट पर बीजेपी के सारठ से जो विधायक हैं रणधीर सिंह, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं पार्टी से इसको भारी नुकसान हो रहा है। उनके इस बयान को कैसे देखा जाना चाहिए? दरअसल वो कई ऐसे ट्वीट कर देते हैं जिसका जवाब फिर इनको देना पड़ता है, वहाँ के नेताओं को देना पड़ता है संथाल के। तो वो ये इस बात का खींच उतार रहे थे कि आप वैसा कोई ट्वीट मत कीजिए जिससे हम असहज हो जाए, और जो भी ट्वीट करना हो या पार्टी का बयान हो वो निशिकांत दुबे का नेता है बयान में। मतलब सुप्रियर और कमांडर इन चीफ बनने की लड़ाई लग रहा है कि है ऐसा टाइप से। देखिए, ये दरअसल राजनीति में सबसे ज़रूरी अगर नेताओं में पहला गुण होना चाहिए वो है पेशेंस, दूसरा बात पचाना, तीसरा आप क्रोधित ना होना। इस तरीके से कई एक गुण हैं, ठीक है। 10 गुण मैं मानता हूँ मिनिमम होने चाहिए किसी एक आम आदमी में नेता बनने के। तो अब जिसमें जिसमें जो जो लैकिंग होगा वो सामने प्रदर्शित हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो, क्रोधित हो, लेकिन फिर भी वो सामने वाले को हंस के रिस्पॉन्ड करता है, तो वो एक नेता का गुण है। और दरअसल बात ये है कि लोग कहते हैं पहले के नेता ऐसे थे, सुचिता थी राजनीति में, तो हम लोग को भी सोचना होगा जैसा समाज होता है वैसा ही नेता होता है। पहले समाज ठीक होता था तो नेता ठीक होते थे, आज समाज हम लोग जैसे हैं वैसे ही हमारे नेता है। तो बिल्कुल आज के लाइव की परिचर्चा में सबसे अंतिम और सबसे अहम जो चर्चा है उस पर बात कर लेते हैं, और वो ये है कि चंपई सोरेन के कैबिनेट में आखिर किसको किसको जगह मिलेगी। आप सब ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के खास करके विधायक जो है अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। इरफान अंसारी अलग बोल रहे हैं कि वो एमडी डॉक्टर हैं, वो जिस कम्युनिटी से आते हैं वो झारखंड में 18% है, तो इसलिए उन्हें मौका ज़रूर मिलना चाहिए। उमा शंकर अकेला जो बरही से विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि हम यादव कम्युनिटी से इकलौते कांग्रेस में विधायक हैं, इस 2 टर्म के विधायक हैं, इसलिए हमें मौका मिलना चाहिए। तो जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कल या नहीं तो परसों तक कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। अभी तक हालांकि कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार बोलते रहे। कल भी बोले थे कि 1-2 दिन में, आज भी उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में जो है इसका विस्तार हो जाएगा। इससे पहले जब आज झारखंड विधानसभा के सत्र की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस के महागामा से जो विधायक हैं दीपिका पांडे, उनका बहुत रौद्र रूप जो है वो देखने को मिला। वो बोलते हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो आभार जताने के लिए, बोलने के लिए, थैंक्स करने के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन बोलते बोलते वो बीजेपी और खास करके निशिकांत दुबे पर बहुत खुलकर बोली, और बोलते बोलते उन्होंने एक असंसदीय शब्द का भी प्रयोग किया और बाकायदा झारखंड विधानसभा में उसे अस्पंज करना पड़ा, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा। और जिसके विरोध में जो नेता प्रतिपक्ष हैं अमर बावरी, वो खड़े होकर बोले और उन्होंने आपत्ति जताई, और उसी के बाद उस शब्द को अस्पंज किया गया। इसके बाद सभी लोग लगातार खड़े होकर बोलते रहे, जिनका नाम पहले से दर्ज था। उसमें सरयू राय का नाम शामिल था, उसमें
जो आजसू के विधायक हैं लंबोदर महतो, उन्होंने कहा, इरफान अंसारी ने कहा, उधर से सुदीप सोनू ने कहा। बड़ी शालीनता से सुदीप सोनू बोले और जिस तरह से उन्होंने बात रखी और हर एक व्यक्ति का नाम लेकर जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, पत्रकार दीर्घा में भी उनके भाषण की बहुत तारीफ हुई। इसके अलावे अमर बावरी भी खड़े होकर उन्हें भी बोलने का मौका मिला और उसके बाद फिर सरकार की तरफ से आलमगीर आलम बोलने के लिए खड़ा हुए और सबको थैंक्स उन्होंने कहा। सत्र की कार्रवाई जब खत्म हुई, बाहर नेताओं से बातचीत हुई तो फिर से सभी ने दावेदारी ठोकी। सीता सोरेन भी आज खुलकर मीडिया से बातचीत करते हुए दिखी। आज जो कुछ भी हुआ झारखंड विधानसभा में, तो एक लोग बोल रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा जो है वो गिर गई। एक तो दीपिका पांडे जो बोली उसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। दूसरा, जब भानु प्रताप शाही बोलने के लिए आए, वो हफीजुल हसन जब खड़ा हुए उनके खिलाफ बोलने के लिए, तो उनको उंगली दिखाते हुए उन्होंने कहा कि उंगली नीचे कीजिए, यहाँ रंगबाजी मत कीजिए, देख लेंगे हम, छाती पीट कर बोल रहे थे। तो क्या लग रहा है कि ये 2 दिन का छोटा सा सत्र था, विशेष सत्र था, इसमें भी वही रूप देखने को मिला जो इससे पहले देखने को मिला? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में पिछले कम से कम 2 सालों में विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जिस तरह की भाषा और जिस तरह का विवाद माननीय विधायकों के बीच देखने को मिला है, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जो जनता जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, वो जब इस कार्रवाई को देखती है, उनके लिए भी ये अच्छा संदेश नहीं जाता है। और निश्चित तौर पर आज जब दीपिका पांडे सिंह बोल रही थी, और चर्चा इसलिए भी ज़्यादा दीपिका पांडे सिंह की हुई क्योंकि अब तक इस बयान से पहले तक उनको सदन के भीतर और सदन के बाहर भी बहुत मर्यादित और सिंसियर नेता के तौर पर देखा जाता रहा है, जो अपने मुद्दों को बहुत गंभीरता से, बहुत संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए और बहुत मर्यादित ढंग से रखती हैं। इसीलिए उनको बहुत गौर से सुना भी जाता रहा है अक्सर। और ये भी आप समझ लीजिए कि कई बार जब चर्चा होती है सियासी गलियारों में भी, जनता के बीच भी, कि वो ऐसी नेत्री रही हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में कोई ना कोई विभाग संभालना चाहिए, इस हद तक उनको सिंसेरिटी की चर्चा भी चल रही है उनके नाम। इस दौरान भी अगर कांग्रेस कोटे में बदलाव की जब बात आती है तो सबसे पहले दीपिका पांडे सिंह का नाम लिया जाता है। कई बार इंटरव्यूज़ करने का मौका मिला है और जब बातचीत करते हैं, उनके इंटरव्यूज सुनते हैं, तो आप देखते हैं कि वो बहुत, तो इस तरह से जब उन्होंने आज जिस तरह से आवेश में आकर उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, ना केवल उन्होंने दलितों और पिछड़ों को लेकर बात करते हुए जो बात कही, इसके अलावा उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की, तो वो बिल्कुल अलग रूप, वो खीज, इरिटेशन वो दिख रहा था। और ये था। इसके बाद जहां तक बात भानु प्रताप शाही की है, तो ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी कई बार सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी इरफान अंसारी और उनके बीच बहुत सारी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हुआ है। सदन के अंदर जो कहते हैं वो तो खैर छुप जाता है, स्पंज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, लेकिन बाहर वो मीडिया से मुखातिब होते हुए जब बोलते हैं तो ये अच्छा संदेश नहीं जाता है। क्योंकि जब आप जनप्रतिनिधि हैं तो बहुत लोग गौर करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं थी। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जब बातचीत हुई, जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ये देखा जा रहा था और पहले से ये चर्चा जारी थी कि जो अंतर्विरोध और अंतर्कलह है वो सामने आएगा और वो दिख रहा है। उमाशंकर अंकेला ने ये कहते हुए दावेदारी ठोकी कि राजनीतिक करियर मेरा 45 साल का हो गया है, मैं लगातार 2 टर्म से विधायक हूं और अब मैंने दलितों, शोषितों, महिलाओं, गरीबों के हक की हमेशा बात की है और अब ये वक्त आ गया है कि पार्टी को जो मैंने इतने साल दिया है, अपना पसीना दिया, मैंने मेहनत की, तो अब ये वक्त आ गया है कि पार्टी मुझे मंत्री पद से नवाजे, क्योंकि मैं दावेदार हूं। बसंत सोरेन भी सामने आए। बसंत सोरेन भी सामने आए। बसंत सोरेन भी मीडिया से मुखातिब हुए और उनका जो जवाब था वो बहुत संतुलित था। उन्होंने कहा, उनको जब ये कहा गया कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि आप मंत्री पद संभालें, तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं, लेकिन फैसला जो है वो आला कमान को करना है और नेता तय करेंगे कि क्या करना है। जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी या नहीं भी दी जाएगी, जो मेरा निर्देश होगा नेताओं की तरफ से, मैं वो कहूंगा। तो बिल्कुल ये, हाँ, सूरज ये बता रहे थे कि आखिर किस नेता का क्या बयान आया, किसका कितना इंटरेस्ट है मंत्री बनने में। आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सरयू राय को जब बोलने का मौका मिला तो सरयू राय राज्यपाल का बचाव करते हुए दिखे। वे जब खड़े हुए और बोले कि जिस तरह से राज्यपाल को निशाने पर लिया जा रहा है और ये सवाल खड़ा किया जा रहा है और शक की निगाह में उन्हें डाला जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। बाकायदा कुछ पेपर लेकर आए थे और उस पेपर को दिखाते हुए सरयू राय ने कहा
कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 5 बजे ही हो गई थी और उसके बाद वो इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंचे थे, इसलिए राज्यपाल की भूमिका को संदेह के घेरे में नहीं डाला जा सकता। लेकिन मनोज जी से जानेंगे कि जिस तरह से सूरज बता रहे हैं कि नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं, आपको क्या लगता है कि चंपई सोरेन का जो मंत्रिमंडल है वो कैसा रहेगा, कैसा होगा? चंपई, एक तो खबर ये आ रही है कि कई नेताओं ने ये कहा है कि एज इट इज रहने दीजिए, जो हेमंत जी का जगह चंपई जी गए और चंपई जी की जगह एक कोई लाया जाए और बाकी सब वही रहे, सब वही रहे, मंत्रालय भी वही रहे, सब कुछ वही रहे, सिर्फ आ रहा बसंत सोरेन का नाम की। उससे उनका तर्क ये है दरअसल कहने के पीछे कि अभी समय कम बचा है, नए मंत्री आएंगे, उनको समझने में, विभाग को और योजनाओं को समझने में लग जाएगा 2-3 महीना, काम नहीं होगा और इस तरीके संतोष भी बढ़ेगा। हाँ, इस तरीके का और कई बातें किए जा रहे हैं, लेकिन असंतोष तो है पुराने से। तो एक तर्क ये भी आ रहा है कि दोनों जगह चेंजेस होंगे, मतलब दोनों, मतलब कांग्रेस कोटे में भी और जेएमएम कोटे में भी, क्योंकि राजद का कोटा तो फुल हो गया है। राजद एक है और वो शपथ ग्रहण हो चुका है उनका, तो आप समझिए ये 2 तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब सरकार के सामने यही है कि जल्दी से सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करके और बजट सत्र लाए, क्योंकि सरकार अगर बजट सत्र लाएगी नहीं, चंपई सोरेन के पास अगर कोई बजट ही नहीं होगा तो सरकार काम नहीं करेगी, तब तक चलता रहेगा ऐसा ही। सिर्फ वो क्या देख सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो डेली के काम हैं वही। तो सरकार योजनाओं को, जो पूर्व में योजनाएं संचालित है उसको भी संचालित रखने के लिए पैसे चाहिए, नई योजनाओं के लिए भी पैसे चाहिए, तो उसके लिए बजट लाना तो अनिवार्य है। तो बजट सत्र लाने का प्रक्रिया क्या है, कैबिनेट बैठक करेगी, उसके 14 दिन के बाद ही सत्र आहूत किया जा सकता है, नियम ये है। तो 14 दिन से पहले होगा नहीं। तो ये माना जा रहा है कि कल अगर परसों में करते हैं और फिर कैबिनेट में फैसला लेते हैं बजट सत्र के लिए, तो 23 से 29 तक बजट सत्र को छोटा रखा जाएगा। 23 से 29 तक के बीच में बजट सत्र करा लिया जाएगा और बजट सत्र के बाद सरकार अपना काम देखेगी। लेकिन और जो बाकी जो दिल्ली के तमाम जो दिल्ली से खबरें आ रही है कि संभवतः अगले ही महीने आचार संहिता भी लागू हो जाएगा, तो सरकार का काम वहाँ भी बाधित होगा कई योजनाओं का। लेकिन पुरानी योजनाओं तो चलते रहती है, सरकार कोई लोक लुभावन वादा नहीं करेगी, इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात है कि एक आम सहमति बनाना मंत्री बनने में, कई बार ऐसा होता है राजनीति में कि जब दावेदार बहुत हो जाते हैं तो पुराने को ही मौका मिल जाता है। लेकिन देखने को यही मिला कि सीनियर से सीनियर जो विधायक हैं, स्टीफन मारांडी से भी आज मेरी बातचीत हुई, बाकायदा इंटरव्यू है, और उन्होंने भी कहा कि किसकी इच्छा नहीं होती है मंत्री बनने की। तो मैंने पूछा कि क्या आप उम्मीद करते हैं? बोल रहे हैं कि बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे हैं। तो आप जब स्टीफन मारांडी जैसा व्यक्ति इतना खुलकर बोल रहा है तो आप समझिए कि नए विधायक में तो और ज़्यादा उतावलापन रहता है। बिल्कुल, मैं तो कहा कि कोई भी विधायक ऐसा नहीं है जो नहीं चाहेगा कि हम बने। ये सिर्फ सत्ता पक्ष की बात नहीं, विपक्ष का भी है। हाँ, कि मंत्री पद तो ऐसा ही होता है। जेबीएम टूटा कैसे और वहाँ से कितने मंत्री बने, ये सब कोई जानता है। उससे पहले भी जो हुआ, तो मंत्री पद एक ऐसा होता है, दरअसल आप माननीय तो विधायक बनते हैं, उनसे भी पूरे मतलब राज्य के एक प्रतिनिधि हो जाते हैं, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हो जाते हैं और एक विभाग को पूरे राज्य में चलाते हैं अपने स्तर से। बाकी सुख सुविधा तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन वो मंत्री पद का एक कुछ और ग्लैमर होता है। जैसे ही आपका, जैसे कहते हैं ना कि आपका एड्रेस छोटा होते जाए तो आप समझिए आप फेमस होते जा रहे हैं, और जैसे ही आप कम लोगों की गिनती में आते जाए तो आप समझिए कि आप खास होते जा रहे हैं। तो आम से खास तो हर कोई होना चाहेगा। अभी तो 81 में सबका चयन हो रहा है, तो इसी वजह से कुछ 12 में चयन होने लगेगा। बिल्कुल, आम से खास हर कोई होना चाह रहा है, और यही वजह है कि इस पर हम लोगों को चर्चा भी करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर पहले से ही ये बात सामने रहती कि पुराने पुराना जो मंत्रिमंडल था उसी को फिर से रखा जाएगा, तब चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, विधायकों की नाराज़गी भी सामने नहीं आती। तो अब 1-2 दिन में इससे
इस संशय से भी जो है धुंध जो है वो हट जाएगा, संशय से पर्दा हट जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि आखिर चंपई सोरेन की कैबिनेट में किसको किसको जगह मिलने जा रहा है। आप फॉलोअप के साथ लगातार बने रहिए, हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।